हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ए बी मंथन में। तो आज की क्लास में मैं एएलपी टेक्नीशियन के प्रीवियस ईयर के साइंस के सभी क्वेश्चन कंसेप्ट के साथ कराने वाला हूं, जो कि 9 अगस्त को शिफ्ट 1 में पूछे गए थे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 1 किलोवाट कितने जूल के बराबर होता है। तो 1 किलोवाट होता है, तो 1 किलोवाट को मैं 1000 वाट लिख सकता हूँ, और 1 घंटे को मैं लिख सकता हूँ 3600 सेकेंड। ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ 3 जीरो यहाँ पे और 2 जीरो यहाँ पे, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 36 × 10⁵ और वॉट को मैं लिख सकता हूँ जूल अपॉन सेकंड, और ये सेकंड पहले ही था तो ये कट गया। अब ये 36 × 10⁵ जूल तो आ गया है, लेकिन किसी भी ऑप्शन में 36 नहीं है, हर जगह 3.6 है। तो 3.6 बनाने के लिए मैं 10 से भाग दूंगा और 10 से गुणा कर दूंगा, तो ये बन गया 3.6। 10 की पावर 5 यहाँ थी और 10 की पावर 1 यहाँ है, तो ये बन गया 10 की पावर 6 जूल। तो आंसर हो गया सेकंड। अब ये जो किलोवाट आवर होता है ना, ये किलोवाट आवर होता है, ये एनर्जी की कॉमर्शियल यानी वाणिज्यिक यूनिट होती है। और 1 किलोवाट आवर होता है, ये 1 यूनिट के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए हम घरों में बिजली का यूज करते हैं, तो अगर कोई उपकरण है जो कि 1 किलोवाट का है, अगर उस उपकरण का 1 घंटे तक यूज करेंगे ना, तो 1 यूनिट का बिल आएगा। ये एडिशनल जानकारी थी जो मैंने आपको दे दिया है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ और यूनिट एंड कन्वर्जन जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं, मैंने कवर करने की कोशिश किया है। तो 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइम। 1 जूल बराबर 10 की पावर 5 अर्ज। 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल। 1 हॉर्स पावर इजकल टू होता है 746 वॉट। 1 पाउंड बराबर होता है 453.59 ग्राम। 1 फुट बराबर होता है 30.48 सेंटीमीटर। 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है। और 1 लाइट ईयर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। और लाइट ईयर क्या होता है, तो पहली चीज़ तो ये पूछा जाता है लाइट ईयर किसकी किसका मात्रक है। तो लाइट ईयर जो है वो दूरी का मात्रक है। और एक एक ईयर में यानी 1 साल के अंदर लाइट द्वारा वैक्यूम यानी निर्वात में जितनी भी दूरी तय की जाएगी उसको लाइट ईयर कहा जाता है। और एक पारसेक पारसेक क्या होता है, ये पारसेक दूरी की सबसे बड़ी इकाई यानी मात्रक होता है। और 1 पारसेक बराबर 3.26 लाइट ईयर, और इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर के बराबर होता है। 1 माइल जो 1.6 किलोमीटर के बराबर होता है। अगर समुद्रों में दूरी नापनी है तो नॉटिकल मील से नापते हैं, और 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है, जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, ये अर्थ है और ये सन है। तो इस अर्थ के सेंटर से और इसके सन के सेंटर तक, इन दोनों के सेंटर के बीच मतलब अर्थ के केंद्र और सूर्य के केंद्र के बीच की औसत दूरी को एस्ट्रोनॉमिकल यानी खगोलीय दूरी कहते हैं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी है, उसको किसके आधारित पे, उनकी पीरियोडिक टेबल में किसके आधारित पे रखा गया था। तो इनकी पीरियोडिक टेबल थी वो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम पे बेस्ड थी। तो आगे कुछ और मेंडलीव पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं। इनकी पीरियोडिक टेबल, जब इन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाई थी तो उस समय 63 एलिमेंटों की खोज हो चुकी थी, जिसमें आखिरी एलिमेंट यूरेनियम था। इनकी पीरियोडिक टेबल थी वो एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम पे बेस्ड थी। इनको फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल में कुछ खाली जगह छोड़े, जिसकी जिन जिन एलिमेंटों की खोज बाद में हुई, जबकि उनकी प्रॉपर्टी इन्होंने पहले ही बता दिया था। जैसे इका बोरॉन, इका एल्यूमिनियम और इका सिलिकॉन, ये खाली जगह छोड़े। इका बोरॉन की जगह बाद में खोज हुई स्कैंडियम की, इका एल्यूमिनियम की जगह बाद में खोज हुई गैलियम की, और इका सिलिकॉन की जगह बाद में खोज हुई जर्मेनियम की। तो इनकी पीरियोडिक टेबल में कुछ फेलियर भी थे। इन्होंने आइसोटोप के बारे में बात नहीं किया, और हाइड्रोजन की प्लेस डिसाइड नहीं कर पाए ये। और इनकी पीरियोडिक टेबल में इन्होंने कोबाल्ट को निकल से पहले रख दिया, जबकि कोबाल्ट का एटॉमिक मास होता है वो निकल से ज़्यादा होता है। और ये कह रहे हैं कि इनकी पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक मास पे बेस्ड है, एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम पे रखा है इन सभी एलिमेंट को। तो ये कोबाल्ट को निकल से पहले कैसे रख सकते हैं, जबकि इनको
कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास है वो निकल से ज़्यादा है। तो कायदे से तो इसको बाद में रखना चाहिए था, लेकिन फिर भी इन्होंने इसको इससे पहले रख दिया, निकल से कोबाल्ट को पहले रख दिया, तो ये इनका फेलियर था। तो फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये पूछा जा रहा है कि लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो लाल चींटियों में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। कई बार ऑप्शन में फॉर्मिक एसिड नहीं दिया रहेगा, तो फॉर्मिक एसिड का ही दूसरा नाम मेथेनोइक एसिड होता है, जिसका फॉर्मूला होता है HCOOH। तो अगर मान लीजिए फॉर्मिक एसिड ऑप्शन में नहीं होता तो हम इसको टिक कर लेते हैं। अब देख लेते हैं कि बाकी ऑप्शन के बारे में। मैलिक एसिड पाया जाता है सेव में, टैनिक एसिड पाया जाता है चाय में, और ऑक्जेलिक एसिड पालक या टमाटर में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं बाकी एसिड कौन से कहाँ पाए जाते हैं। तो टमाटर पालक में मैंने बताया कि ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, सेव में मैंने बताया मैलिक एसिड पाया जाता है, चाय में मैंने बताया टैनिक एसिड पाया जाता है। खट्टे फल नींबू और संतरा, इन सब में साइट्रिक एसिड या एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। दूध दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। हमारे पेट के अंदर HCl जिस हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को म्यूटेरिक एसिड कहते हैं। अंगूर इमली में टार्टिक प्लस मैलिक एसिड पाया जाता है। सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है। प्याज में सल्फेनिक एसिड पाया जाता है। बिच्छू और मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, जो कि चींटी में भी अभी मैंने बताया पाया जाता है, इसे ही मेथेनोइक एसिड कहते हैं। आंवला में पाया जाता है एस्कॉर्बिक एसिड, आंवला में एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। बैटरी अम्ल कहते हैं H2SO4 को, सल्फ्यूरिक एसिड को गंधक का तेजाब भी कहते हैं, और इसे रसायन के राजा के रूप में भी जानते हैं। कोल्ड ड्रिंक में पाया जाता है कार्बोनिक एसिड, और साथ में फॉस्फोनिक एसिड भी मिला जाते हैं। कोल्ड ड्रिंक बनती कैसे है, तो पानी में कार्बन डाइऑक्साइड मिला देते हैं तो बन जाती है H2CO3। ठीक, और आखिरी है मक्खन में पाया जाता है ब्यूटेरिक एसिड। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो संवेग यानी मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, यानी द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम कहते हैं संवेग। तो ये ऑप्शन नंबर हो गया 3rd। और मैंने कुछ फैक्ट लिया है कि काइनेटिक एनर्जी और संवेग में क्या रिलेशन है, ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। तो काइनेटिक एनर्जी होता है 12mv²। अब मैंने ऊपर m से गुणा कर दिया, तो नीचे भी m से गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो गया 12m²v²/m। तो मास इंटू वेलोसिटी होता है, संवेग होता है, तो मास का स्क्वायर और वेलोसिटी का स्क्वायर भी है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ संवेग का स्क्वायर, और नीचे में 2m है। तो ये रिलेशन प्रूव हो गया। अगला है इम्पल्स। इम्पल्स होता है वो संवेग में परिवर्तन को इम्पल्स कहते हैं। इम्पल्स क्या होता है कि कोई फोर्स है जो कि बहुत कम समय के लिए लग रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, फोर्स इनटू टाइम, तो इसको कहेंगे इम्पल्स यानी आवेग। और इसी से निकल के आता है, इसी को जब चेंज करेंगे इसको मास इंटू एक्सीलरेशन लिखेंगे, और इनटू टाइम इसको कर दिए, और फिर एक्सीलरेशन की जगह वेलोसिटी अपॉन टाइम इनटू, तो ये टाइम से टाइम कट गया, फिर बचा ये इनर्स। तो आवेग बचा m ठीक, तो ये आ गया। अब आगे मैंने एक और लिया है जड़त्व। जड़त्व क्या होता है, पदार्थ का वह गुण जो अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है उसे जड़त्व कहते हैं। ये मास के ऊपर निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है और कोई छोटा ऑब्जेक्ट है, तो ये इसका मास ज़्यादा है तो ये ज़्यादा, इसका जड़त्व ज़्यादा होगा क्योंकि ये विरोध ज़्यादा करेगा अपनी स्थिति में परिवर्तन का, और इसका मास कम है तो ये विरोध कम करेगा। जड़त्व जल्दी होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ये रेस्ट में है। अब मान लीजिए मैं इस पर कोई फोर्स लगा रहा हूँ, तो फोर्स लगाने के हिसाब से तो इसको मूव करना चाहिए, लेकिन ये ऑब्जेक्ट है, ये विरोध करेगा कि जैसे ये रेस्ट में है तो ये रेस्ट में ही रहना चाहेगा। तो ये जो विरोध कर रहा है इस फोर्स का, कि मतलब मोशन में ना चला जाए, तो इस विरोध को ही हम जड़त्व कहते हैं। अगर ये ऑब्जेक्ट मोशन में रहता है और फोर्स लगाया जाता है, ये मोशन में ही रहना चाहता है, रेस्ट में नहीं जाता, और रेस्ट में है और उस पर फोर्स लगाया जा रहा है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। इस गुण को हम कहते हैं जड़त्व। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ पे। कोई उत्तल दर्पण है जिसकी फोकल लंबाई f है और किसी लिक्विड में डुबो दिया गया है जिसका b = 4/3 है। तो कह रहा है कि उसके फोकल लेंथ पे क्या असर पड़ेगा, चेंज होगा, कितना चेंज होके हो जाएगा। तो मान लीजिए कोई लिक्विड है, अब मैं इसमें किसी मिरर है,
एक उत्तल मिरर है, इसमें मैं डुबो दे रहा हूँ, तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है रेडियस अपॉन 2। तो इसमें मान लीजिए उत्तल दर्पण है चाहे अवतल दर्पण है, अगर मैं इसमें डुबो दे रहा हूँ तो क्या उसके रेडियस पे कुछ फर्क पड़ेगा? क्या इसमें मिरर को डालने पे क्या वो मतलब सिकुड़ जाएगा या फैल जाएगा? तो ना ही वो सिकुड़ेगा ना ही फैलेगा, तो इस पे रेडियस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, और रेडियस नहीं बदलेगा तो फोकल लेंथ भी नहीं बदलेगी। तो इसका फोकल लेंथ वही रहने वाला हो, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है पानी में ब्लीचिंग पाउडर मिलाने से कौन सी गैस निकलेगी? तो CaOCl2 प्लस H2O, दोनों को मिलाने पे CaOOH होल ट्वाइस प्लस Cl गैस, तो ये क्लोरीन गैस निकलती है। अब CaOCl2 को हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी कहते हैं। ये जैसे पानी को शुद्ध करने के लिए इसका यूज होता है, चाहे रंग उड़ाने के लिए इसको ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है, और इसको कहते हैं सेलेक्ट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या इसे बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। और कुछ केमिकल फार्मूला लिया है मैंने जिसका कॉमन नेम देखिए एग्जाम में पूछता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का कॉमन नेम होता है, ब्लीचिंग पाउडर कॉमन नेम है जिसका केमिकल नेम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, इसका फॉर्मूला ये हो गया। और सेलेक्ट लाइम यानी बुझा हुआ चूना, जिसका ये केमिकल फॉर्मूला हो गया, और इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला हो गया, ये हो गया CaSO4.2H2O, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे POP कहा जाता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी से मतलब है आधा, हाइड्रेट मतलब होता है वाटर। तो वॉशिंग सोडा हो गया, ये हो गया Na2CO3.10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। बेकिंग सोडा होगा NaCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और कंसनट्रेटेड HCl को अगर HNO के साथ में 3:1 में मिला दिया जाए, अगर कंसनट्रेटेड HCl है इसको 3 और HNO3 है इसको 1 इन दोनों को मिला दिया जाए तो वो एक्वा रेजिया बनता है, जिसे रॉयल वाटर या किंग्स वाटर भी कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले, प्रतिरोध की SI इकाई क्या होती है? तो प्रतिरोध होता है चालक का वह गुण जो उससे होकर गुजरने वाली करंट का विरोध करे। जैसे मान लीजिए कोई कंडक्टर है, इसमें करंट का फ्लो हो रहा है, तो ये करंट का फ्लो तो हो रहा है, तो इसमें ये कंडक्टर में एक ऐसा गुण पाया जाता है जो इस फ्लो का रेजिस्टेंस करेगा यानी विरोध करेगा। इस गुण को ही हम कहते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की इकाई होती है, ये होता है ओम, ये न्यूटन होता है फोर्स का, कोलाम्ब होता है चार्ज का, और जूल होता है वर्क का यानी कार्य का, एनर्जी यानी ऊर्जा का, और साथ ही हीट यानी उष्मा का। तो मैंने और कुछ यूनिट लिया है जिसकी SI यूनिट एग्जाम में पूछी जाती है। तो वेवलेंथ यानी तरंग धैर्य का SI यूनिट होता है एंगस्ट्रॉम। रेडियो धर्मिता की होती है बेकुरल। कैपेसिटेंस यानी धारिता की होती है फेरड। फ्रीक्वेंसी यानी आवर्ती की होती है हर्ट्ज। प्रेशर और स्ट्रेस इन दोनों की होती है पास्कल। मैग्नेटिक फ्लक्स जिसकी यूनिट होती है वेबर। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जिसकी होती है टेस्ला। इंडक्टेंस जिसे प्रेरकत्व कहा जाता है, इसकी यूनिट होती है हेनरी। सरफेस टेंशन की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर। और पावर ऑफ लेंस जिसकी यूनिट होती है डायोप्टर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ में। इस क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें कौन सा सेप्रोट्रोप है। तो सेप्रोट्रोप कहाँ से आया? तो न्यूट्रिशन यानी पोषण दो तरीके से होता है। जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उन्हें ऑटोट्रोपी कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। और जो भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर कहते हैं उन्हें हेट्रोट्रोपी कहते हैं यानी विषमपोषी कहते हैं। ऑटोट्रोपी के एग्जाम्पल हैं प्लांट हो गए, एल्गी हो गया, यूग्लिना हो गया। ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं इसलिए इन्हें ऑटोट्रोपी कहते हैं। और प्लांट, एल्गी और यूग्लिना के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है जिसकी मदद से ये भोजन बना लेते हैं। और हेट्रोट्रोफी में जो अपना भोजन के दूसरों पर डिपेंड करते हैं, तो हेट्रोट्रोफी का ही एक टाइप है सेप्रोटोप। और सेप्रोटोप वो होते हैं जो कि पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पर निर्भर रहते हैं। तो इसका सेप्रोटोप का एग्जाम्पल है मशरूम और ईस्ट, फंगी। तो इसका आंसर हो गया मशरूम। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है रेनवियर के नोड्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो कि कहाँ पाए जाते हैं। तो इसको मैंने समझाने के लिए एक न्यूरॉन का डायग्राम लिया है। तो ये है न्यूरॉन का डायग्राम। तो ये जो ब्रांचेज निकली हुई हैं, इन ब्रांचेज, ये जो ब्रांचेज निकली हैं, ये इस टाइप की ब्रांचेज निकली हुई हैं, ये ब्रांचेज निकली हुई हैं, ये इनको कहते हैं डेंड्राइट्स।
डेंड्राइट। और इनका काम होता है कि जो भी सिग्नल होता है उसको रिसीव करते हैं, जो भी हमारे पूरे शरीर का सिग्नल होता है इसको रिसीव करने का काम इन डेंड्राइट का होता है। तो डेंड्राइट हो गए जो ब्रांचेज, न्यूरॉन में जो ब्रांचेज निकली रहती हैं जो कि सिग्नल रिसीव करती हैं। और ये जो है, ये जो पार्ट है इसको सेल बॉडी कहते हैं कि क्योंकि जो भी कोशिकांग होते हैं इसी के अंदर पाया जाता है, न्यूक्लियस और साथ में कोशिकांग जो भी है इसी के अंदर पाया जाता है, इसलिए इसको सेल बॉडी कहते हैं। और इसको सेल बॉडी के साथ साथ सोमा भी कहते हैं, जो कि एनटीपीसी के एग्जाम में लास्ट ईयर पूछा गया था। लास्ट ईयर नहीं, मतलब लास्ट टाइम जब एग्जाम हुआ था तब पूछा गया था। और ये जो ब्राउन कलर का है इसको कहते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। और ये जो ऐसे ये निकला है इसको हम कहते हैं एक्सोन। एक्सोन का काम होता है, एक्सोन का काम होता है ये सिग्नल को आगे ट्रांसमिट करता है। और सिग्नल जो ट्रांसमिट हो रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहा है, तो ये कहीं बीच में सिग्नल में कुछ लॉस ना हो जाए, या मतलब सिग्नल इधर उधर मतलब सिग्नल का प्रोटेक्शन कह लीजिए। तो सिग्नल के प्रोटेक्शन के लिए इस पे बने होते हैं मेलिन शीथ, और शीथ का मतलब होता है म्यान। तो इसका काम होता है कि सिग्नल को प्रोटेक्ट करना। तो जो कि एक्सोन पे, ये एक्सोन है और इसके ऊपर ये मेलिन शीथ बने हुए हैं। और ये जो गैप है इस गैप को नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं, यही अपने ऑप्शन में पूछ रहा है। तो ये नोड ऑफ रेनवियर कहाँ पाए जाते हैं, तो ये मेलिन एक्सोन पे पाए जाते हैं। और ये वाला जो हिस्सा है इसको कहते हैं एक्सोन टर्मिनल। और इस एक्सोन टर्मिनल के बाद में अगला एक्सोन यहाँ पे होगा, एक्सोन मतलब यहाँ अगला न्यूरॉन यहाँ पे होगा, ऐसे ही इस पे डेंड्राइट्स हो गए। तो ये इस न्यूरॉन और अगले वाले न्यूरॉन के बीच की जो जगह होती है उसे सिनेप्स कहते हैं, ये भी पूछा गया एग्जाम में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ पे। तो कह रहा अलैंगिक यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भिन्न कैसे है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पहली चीज़ तो मेल और फीमेल दोनों का होना जरूरी है। इस मेल और फीमेल जब दोनों रहेंगे तो इनके फ्यूजन से गैमेट बनेगा, और उसके बाद में उसी से बाद में निर्माण होकर बच्चा होएगा, बच्चा का रूप ले लेगा। जबकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कि इसमें मेल और फीमेल यानी माता और पिता का होना जरूरी नहीं है। एक मान लीजिए पेरेंट है, उसी से सेल डिवीजन होके उसका डॉटर कह लीजिए या रूप अगला प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये जैसा रहता है उसी सेम रहता है, सिमिलर आइडेंटिकल होते हैं। तो देख लेते हैं क्या कह रहा है कि नए अलैंगिक प्रजनन में नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल टू पेरेंट। हाँ, आइडेंटिकल होते हैं असेक्सुअल में, तो ये तो बात सही है। और युग्मक प्रजनन में युग्मक पैदा होते हैं, तो गैमेट पैदा नहीं होते। गैमेट तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पैदा होते हैं, और गैमेट फ्यूज भी नहीं होते, इसमें गैमेट बनते ही नहीं है। और ऑफस्प्रिंग शो वेरिएशन, हाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन होता है, क्योंकि मान लीजिए ये मेल है और ये फीमेल है, तो जब गैमेट बनेगा तो कुछ गुण इसमें माता का आएगा और कुछ गुण पिता का आएगा, तो इस गैमेट में दोनों के गुण होंगे। जबकि इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक से एक का बना है, तो इसका जो गुण होगा पूरा इसमें ट्रांसमिट हो जाएगा। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल हो गए हाइड्रा और अमीबा। जैसे मान लीजिए हाइड्रा का एग्जांपल मैंने लिया, यहाँ से देखिए बड बनना शुरू हुआ है, और ये बड बन रहा है, फिर ये थोड़ा और विकास हुआ, और जैसे ही कंप्लीट विकास हो गया ये यहाँ से अलग हो गया। तो ये तो हो गया पेरेंट और ये हो गया डॉटर। तो अब ये देखिए ये और ये आपस में आइडेंटिकल है, क्योंकि इसी से इसका निर्माण हुआ है। तो ये हो गया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऐसे ही अमीबा में होता है। अमीबा क्या होता है, ऐसे रहता है अमीबा, जैसे अमीबा ऐसे रहता है, ये पेरेंट है, बाद में इसके अंदर ऐसे ऐसे रूप लेने लगता है, सेल ये वाली सेल होती है डिवाइड होने लगती है, फिर ये सेल डिवीजन हो जाता है, ये पेरेंट और डॉटर बन गए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ में। तो कह रहा है सर्च लाइट में किसका यूज होता है। तो सर्च लाइट में यूज होता है कॉनकेव मिरर का। कॉनकेव मिरर को अभिसारी या कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, और कन्वेक्स मिरर को अपसारी या फिर डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। क्योंकि कन्वेक्स मिरर होता है ये रेज को फैलाता है, जबकि कॉनकेव मिरर क्या करता है, रेज को सिकोड़ता है। जैसे मान लीजिए ये यहाँ से ये रेज आई, यहाँ से रेज आई, तो ये जैसे मान लीजिए ये कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। जबकि कॉन्वेक्स मिरर में क्या है कि जैसे ये रेज यहाँ पे टकराई तो ये इधर फैल गई और ये इधर फैल जाएगी। तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के बारे में मैंने और कुछ एग्जांपल लिया है। तो कॉनकेव मिरर होता है वो कहाँ कहाँ यूज होता है। पहली चीज़ तो अभिसारी या कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं, ये व्हीकल के हेडलाइट में, सेविंग मिरर या मेकअप मिरर में, सोलर फर्नेस में, सर्च लाइट में, टॉर्चेज में, फ्लैश लाइट में
ENT डॉक्टर जो यूज करते हैं, और टेलीस्कोप में इसका यूज होता है। कॉन्वेक्स मिरर का, इसे डाइवर्जिंग या अपसारी मिरर कहते हैं। ये इसका काम होता है बड़े ऑब्जेक्ट को छोटा करके दिखाना। जैसे मान लीजिए कि ये व्हीकल का साइड मिरर है, तो कोई ट्रक है बहुत बड़ा, तो दिखाएगा इसको इतना छोटा करके दिखाएगा। और साथ ही में कॉन्वेक्स मिरर एक और चीज़ के लिए सही चीज़ है कि ये हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है, मतलब आभासी और सीधा बनाएगा। जैसे ये ऑब्जेक्ट सीधा है तो सीधा ही रहेगा। और इसका यूज होता है साइड मिरर, व्हीकल और स्ट्रीट लाइट में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उस धातु का नाम बताइए जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो ये हो गया सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, और सॉफ्ट होते हैं इसलिए आसानी से इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। और इनकी आउटर मोस्ट सेल में ये लिथियम भी है। इनके आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, और इस एक इलेक्ट्रॉन पाए जाने की वजह से बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। और रिएक्टिव होते हैं तो ये बाहर जो मॉइस्चर होता है और पानी मिल जाता है कहीं पे, तो इससे रिएक्शन कर सकते हैं, इसलिए इनको केरोसिन ऑयल में स्टोर करके रखा जाता है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो फॉस्फोरस होता है उसको कहाँ रखा जाता है। तो फॉस्फोरस को ठंडे पानी में रखा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑक्टेव, इनका जो पीरियोडिक टेबल था उन उसका अंतिम तत्व कौन सा था। तो इनकी जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें टोटल 56 एलिमेंट थे। पहला एलिमेंट था हाइड्रोजन और आखिरी एलिमेंट था थोरियम। तो इसका आंसर हो गया थोरियम। इनकी पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड कुछ फैक्ट जान लेते हैं। तो इनकी पीरियोडिक टेबल 1865 में दी गई थी। इसे लॉ ऑफ ऑक्टेव भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी पीरियोडिक टेबल का हर 8वां एलिमेंट पहले के सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर रहा था। और ये सिर्फ कैल्शियम तक ही कर रहा था। कैल्शियम के बाद में जितने एलिमेंट थे वो अपने पहले वाले सिमिलर प्रॉपर्टी नहीं शो कर पा रहे थे, इसलिए हम कहते हैं कि इनकी पीरियोडिक टेबल थी वो वैलिड थी कैल्शियम तक ही। हर 8वां सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर रहा था। इनकी पीरियोडिक टेबल में टोटल 56 एलिमेंट थे। पहला हाइड्रोजन, आखिरी थोरियम। इनकी पीरियोडिक थी वो बढ़ते हुए एटॉमिक मास पे बेस्ड थी। इनकी इनके फेरियर था कि इनकी पीरियोडिक टेबल में इन्होंने कोई भी जगह नहीं छोड़ा था कि आगे फ्यूचर में कोई एलिमेंट खोजा जाता है तो उसके लिए उन्होंने कोई जगह नहीं छोड़ा। और साथ में इन्होंने क्या कहते हैं कोबाल्ट और निकल और कुछ ऐसे ही और एलिमेंट थे जिनको, जैसे ये पीरियोडिक टेबल है तो उनको एक ही साथ रख दिया। इसी इसी ब्लॉक में कोबाल्ट को भी रख दिया, इसी में निकल को भी रख दिया। जबकि इनका एटॉमिक मास है वो अलग अलग है, तो अलग अलग रखना चाहिए था, पर इन्होंने साथ ही रख दिया। इसके हिसाब से तो ये आइडेंटिकल एलिमेंट हो गए, तो ये इनका फेलियर था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है। तो जैसे मान लीजिए ये कोई एलिमेंट है जिसको एलिमेंट को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं ए से, और जेड से रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक मास को या मास नंबर को। तो ये होता है एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर, ठीक। और ये होता है एटॉमिक मास, चाहे मास नंबर कह लीजिए, एटॉमिक वेट कह लीजिए, ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इस दोनों का सम होता है। तो मुझे कह रहा है कि न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है, तो ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, ये होता है, और सिर्फ प्रोटॉन होता है ये। तो मुझे न्यूट्रॉन की संख्या चाहती है, तो इस पूरे में से मैं अगर ये घटा दूं तो न्यूट्रॉन की संख्या नहीं आ जाएगी। तो मैं कहता हूँ जेड में से अगर ए घटा दें, तो यानी कि एटॉमिक नंबर में से, एटॉमिक मास नंबर में से एटॉमिक नंबर घटा दें, यानी द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या घटा दें, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल जाएगा। अब देखते हैं, मैंने कुछ और फैक्ट लिया है जो कि आइसोटोपिक या समस्थानिक किसे कहते हैं। तो जिनका एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ सी, कार्बन ये हो गया और ये हो गया। तो इसमें देखिए एटॉमिक नंबर, इसका ये कार्बन ही है तो इसका एटॉमिक नंबर 6 है, इसका एटॉमिक नंबर 6 है, क्योंकि कार्बन का ही एलिमेंट है, आइसोटोप है दोनों। तो इसका एटॉमिक नंबर तो 6 ही है, लेकिन एटॉमिक वेट या मास नंबर, तो जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है और एटॉमिक नंबर सेम होता है, जैसे ये मैंने लिया था अभी, तो जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है और एटॉमिक वेट यानी मास नंबर जिसको कह लीजिए, एटॉमिक मास कह लीजिए, ये अलग होता है, उसके समस्थानिक कहते हैं। सबसे ज़्यादा दुनिया में पोलनियम के टोटल 27 आइसोटोप्स पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा इसी के आइसोटोप पाए जाते हैं। समभारी किसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एलिमेंट लिया हूँ मैं, तो जैसे ये लिया, देखिए इसका भार सेम है, तो
जबकि एटॉमिक नंबर अलग है। इसका भार सेम है इसलिए इसे समभारी कहेंगे। और सम न्यूट्रॉनिक किसे कहेंगे, तो जिसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉनों की संख्या मतलब Z-A जिसमें बराबर होगा उसको कहेंगे सम न्यूट्रॉनिक। जैसे मान लीजिए ये है कार्बन का आइसोटोप और ये है नाइट्रोजन का आइसोटोप। 14-8 इसका डिफरेंस भी 8 का है और 15-7 ये भी डिफरेंस 8 का है। तो दोनों में न्यूट्रॉन की संख्या 8-8 है, तो इसलिए ये हो गया सम न्यूट्रॉनिक। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ से। तो ये कह रहा है कि प्लांट डो नॉट हैव डिफरेंशिएट बॉडी पार्ट, मतलब कौन से ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें उसके बॉडी पार्ट को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं, कौन सी पत्ती है, कौन सा जड़ है, कौन सा तना है। तो चलिए इसको समझते हैं। मैंने ये टेबल टाइप में लिया है। तो प्लांट किंगडम को हम दो भागों में बांटते हैं, क्रिप्टोगेमी और फिनेरोगमी। इसको कहते हैं अपुष्पोद्भिक। अपुष्पोद्भिक का मतलब जिसमें फूल नहीं, अ मतलब नहीं, और पुष्प पुष्प मतलब पुष्प फूल, जिसमें फूल नहीं लगते हैं उसे क्रिप्टोगेमी कहते हैं। और इसको कहते हैं पुष्पोद्भिक, इसमें फूल लगते हैं। तो इस क्रिप्टोगेमी को थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में बांटते हैं। तो ये थैलोफाइटा होता है, ये इन सबसे पांचों में सबसे बड़ा संघ यही होता है। ये तीन ये हो गए और दो ये, इन पांचों में सबसे बड़ा यही होता है। तो इसमें क्या होता है, इन सब में विकास भी सबसे कम इसी की तरफ होता है। जैसे मान लीजिए सबसे कम विकास इसका होता है, फिर इसके बाद इसका विकास होता है, इसके बाद इसका, इसके बाद इसका, इधर की तरफ बढ़ने पे विकास भी बढ़ता जाता है। तो थैलोफाइटा में सबसे कम विकास होता है। इसमें जड़, तना, पत्ती आदि का विभाजन दिखता है। जैसे मान लीजिए कोई प्लांट है छोटा सा, तो ये इसमें सब चिपके रहते हैं, पता ही नहीं कर पाएंगे कौन सी जड़ है, कौन सी तना है, कौन सी पत्ती है। और ये ब्रायोफाइटा होता है, इसको एम्फीबियन ऑफ प्लांट कहते हैं क्योंकि ये पानी और थल, जल या थल दोनों पे पाए जाते हैं। इसको टेरिडोफाइटा को हम कहते हैं, ये रेप्टाइल ऑफ प्लांट्स कहते हैं क्योंकि ये ज़मीन पे बहुत ज़्यादा बिखरता है। और जिम्नोस्पर्म होता है, इसमें बीज फल के अंदर पाए जाते हैं। और एंजियोस्पर्म होता है, इसमें बीज फल के अंदर पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो गया थैलोफाइटा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये कह रहा है कि जो हाई रिएक्टिव मेटल होते हैं उनको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो हाई मेटल जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं उनको हम करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा। जैसे हम क्या करते हैं कि एक कैथोड बना देंगे, एक एनोड बना देंगे और उसमें मोल्टन स्टेट में इस मेटल को डाल देंगे, फिर उसके बाद में इसका एक्सट्रैक्शन कर लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 4 किलोग्राम की कोई वस्तु है जिसको 5 मीटर प्रति सेकंड 5 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी है और बढ़ के 10 मीटर पर सेकंड हो जा रही है, तो कितना कार्य करेगा। तो यहाँ पे वर्क डन होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी शुरू में कितनी है, हाफ, और मास तो 4 ही है, और शुरू में ये होगी 5 का स्क्वायर 25, तो ये शुरू में हो गया 50 जूल, और बाद में कितना हो जा रहा है, तो हाफ और 4 और 10 का स्क्वायर हो गया 100, तो ये शुरू में बाद में हो जा रहा है 200। शुरू में कितना था 50, तो इसका डिफरेंस कितना हो गया 150 जूल, आंसर हो गया 150 जूल हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि NH4 होल ट्वाइस SO4 में कितने अणु हैं। तो जैसे मान लीजिए इसमें अणु देखने हैं, तो सबसे पहले मैं NH4 के देख ले रहा हूँ। तो 4 H है वो 4 है, और एक नाइट्रोजन ये है 5, तो ये टोटल कितने हैं 5 हैं, और इसका होल ट्वाइस लगा है, तो ये हो गए 10, और साथ में SO4 है, तो वो तो 4 है और एक सल्फर है, तो 5 ये हो गए, तो 10 ये हैं और 5 ये हैं, तो टोटल हो गए 15 एलिमेंट हो गए, परमाणु हो गए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हों तो करंट का मान पे क्या असर पड़ेगा। तो जैसे मान लीजिए कि कोई सीरीज में जुड़े हुए हैं कंडक्टर, जैसे मान लीजिए ये 2 हैं, यहाँ वोल्ट मीटर लग गया, अब यहाँ से करंट का फ्लो हो रहा है, तो जो इस पे करंट होगा ना और जो इस पे करंट होगा, इस पे भी करंट सेम होगा, इस पे भी करंट होगा। यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंस होगा दोनों पे, लेकिन यहाँ पे करंट की वैल्यू और यहाँ पे करंट की वैल्यू सेम होता है, क्योंकि सीरीज में करंट नहीं बदलता, वोल्टेज बदलता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कितना, रिमेन द सेम। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो कह रहा है कि नकारात्मक त्वरण निम्न में किसकी दिशा के विपरीत होता है। तो एसिलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो मान लीजिए कि ये वेलोसिटी है, इनिशियल कुछ वेलोसिटी से मान लीजिए इनिशियल 8 थी, बढ़ के हो जा रही है 10, और टाइम का चेंज हो रहा है मान लीजिए 1 सेकेंड। तो 10 माइनस 8 कितना हो गया, अपॉन में 1, तो ये 2 मीटर पर सेकेंड हो गए, ठीक, पर मीटर सेकेंड स्क्वायर। जबकि मान लीजिए कि अगर जैसे 8 से 10 हो रहा था, ऐसे ही मैं मानूँ कि 8 से 6 हो रहा है और टाइम 1 ही सेकेंड का लग रहा है, तो यहाँ पे 6 माइनस 8, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी है वो 6 है और इनिशियल 8 है, और अपॉन में टाइम 1 ही सेकंड लिया है मैंने, तो ये हो गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर माइनस का हो गया। तो ये हो गया कि जैसे मान लीजिए मैंने वेलोसिटी चेंज नहीं किया है, वेलोसिटी पहले इस डायरेक्शन में थी, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इस डायरेक्शन में थी, अभी भी वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में, लेकिन वेलोसिटी में कमी हो गई। तो वेलोसिटी में कमी हो गई, डायरेक्शन तो यहीं पे है, लेकिन इस कमी की वजह से एसिलरेशन नेगेटिव आ गया। तो मतलब एसिलरेशन होता है नेगेटिव एसिलेशन, वो हमेशा वेलोसिटी की उल्टी डायरेक्शन में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वेलोसिटी। ठीक है, आज के सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए कंसेप्ट के साथ। तो अगला क्वेश्चन, अगला पेपर मैं फिर डिस्कस करूंगा, जो कि 9 अगस्त शिफ्ट 2 को 2 वाला था, तो मैं फिर बाद में उसको कराता हूँ। चलिए ठीक है, थैंक यू।